हेलो नमस्कार साथियों, जीएस लाइव चैनल में आपका फिर से स्वागत है। मैं कृष्णकांत आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, हम सीटेट का कर रहे थे। ईवीएस सीरीज चल रही थी जो पीवाईक्यू का सीटेट का ईवीएस सीरीज पीवाईक्यू चल रही थी। उसमें हमने लगभग 4 पेपर कर लिए हैं ईवीएस के, और उस 4 पेपर में हमने देखा कि बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो 1 जनवरी को जो पेपर हुआ था वही 5 जनवरी को पेपर हो रहा है। उसमें उन सारे क्वेश्चंस को रिपीटेड आप देख रहे हैं, चाहे वो टॉपिक हो या वो पॉइंट हो, जिससे जैसे कि स्लाथ से क्वेश्चन लिया गया था तो स्लाथ से क्वेश्चन देखो 5 वाले में भी पूछे गए हैं। आज का जो पेपर है इसमें भी आपको देखो कि स्लाथ से क्वेश्चन पूछे गए हैं, जैसे कि भारत के राज्यों के बारे में, राज्यों की वस्तुस्थिति के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये लगातार कंसिस्टेंसी चल रही है क्वेश्चंस को उसी अनुसार पूछने की जैसे कि पहले आया था। तो अगर आपको सही मायने में ये पेपर करना है तो आप पीवाईक्यू करिए, और पीवाईक्यू में उन सारे पॉइंट्स को आप क्लियर करते जाइए जहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। आप देखो कि पूरे जितने भी क्वेश्चन पूछे गए एनसीईआरटी से पूछे गए हैं, और आपको एनसीईआरटी का जो वीडियो है वो बहुत जल्दी अपलोड कर दिया जाएगा। आपको वहाँ से सारे ईवीएस के जितने भी टॉपिक हैं ईवीएस के वो सारे कंप्लीट हो जाएंगे। और आप जब उसके बाद आप जैसे पीवाईक्यू ही कर लेते हैं, एनसीईआरटी कर लेते हैं, तो आपको 30 में 30 मार्क्स आराम से मिल जाएगा। इसमें कोई दो राय नहीं है कि आपको इससे कम मार्क्स मिले। और आपको बस ध्यान दे करके सारे क्वेश्चंस को, इन सारे उन पॉइंट्स को बढ़िया से क्लियर करना है जो लगातार पूछे गए हैं। ठीक है, अगर आपको ये चैनल अच्छा लगता हो, इसके वीडियो अच्छे लगते हो, कंटेंट अच्छे लगते हैं, तो बहुत मेहनत होती है ये सब करने में, आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली अपडेट आपको मिलती रहे। आपके लिए एनसीईआरटी का जो पैटर्न है वो बहुत अच्छा है, और इसका जो वीडियो होगा ये बहुत अच्छा होगा, जो आपके लिए पेपर में बहुत ही हेल्पफुल होगा। ठीक है, चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये जो पेपर हुआ था, ये पेपर हुआ था 7 जनवरी को। ठीक है, 7 जनवरी का पेपर है जो आज हम इसके ईवीएस सेक्शन को करेंगे। ठीक है, चलिए ये रहा इसका पहला क्वेश्चन। आपने देखा 1 जनवरी मतलब जितने भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसमें जो पहला क्वेश्चन होता है वो क्या नाम है, दूरी चाल बराबर दूरी बटे समय का ही क्वेश्चन पूछा गया था। इसका एक फार्मूला है, आप याद रखिए कि चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय होता है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि लखनऊ रेलवे स्टेशन और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के बीच की दूरी दिया है 504 किलोमीटर। मतलब दूरी टोटल हमको पता है 504 किलोमीटर। और फिर क्या कह रहा है कि कोई रेलगाड़ी इस दूरी को 7 घंटे में तय कर रही है। समय कितना है, 7 घंटे। और आपको देखना है क्वेश्चन का आंसर मीटर प्रति सेकंड में ही आंसर ले रहा है। मीटर प्रति सेकंड के लिए क्या करते हैं आगे बता रहे हैं आपसे। इसको जब हम इसमें भाग देते हैं तो 7 सता 49, एक ऑप्शन जाएगा, 14 हुआ, 7 दूनी 14, 72 आ गया। तो 72 को हम मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो क्या करेंगे, तो 72 को हम मीटर पर सेकंड बदलने के लिए 5/18 से गुणा करते हैं। तो 18 में 36 38 चौवन 18 चौ 72 और 5 चौ 20, कितना आ गया 20 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, इसका जो ऑप्शन है ये सही हो गया, 20 मीटर प्रति सेकंड, मतलब ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कोई बच्ची एक्स पर है। कह रहा है कि कोई भी बच्ची है जो एक्स पर है। इन सारे क्वेश्चंस को करने के लिए आप हमेशा ये जरूर, ये इससे बहुत ही आसानी से और बहुत सटीक आंसर आप निकाल लेंगे। कह रहा है कोई बच्ची एक्स पर है, ये एक्स मान लिया कि ठीक एक्स पर है, वह अपनी सहेली के साथ जो वाई पर स्थित है के साथ खेलना चाहती है। ठीक है, वाई कहाँ, इसकी स्थिति के बारे में अभी नहीं पता। इसके लिए पहले वह ऊपर जाती है जो यक्स के ठीक दक्षिण में है। यक्स के ठीक दक्षिण में यहाँ पे कहीं पे ओ है। ठीक है, यहाँ पे दक्षिण में यहाँ पे कहीं पे ओ है, यहाँ वो आती है। यक्स के ठीक दक्षिण में 40 मीटर की दूरी पर है। कितना है, 40 मीटर की दूरी पर है। इसके पश्चात वह ठीक पूर्व दिशा में 30 मीटर दूरी तय करती है। ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। फिर कह रहा है कि 30 मीटर की दूरी तय करके ओ से वाई पर पहुंचती है। किस दिशा में, पूर्व दिशा में। तो पूर्व दिशा में ये 30 मीटर की दूरी तय कर रही है। ठीक है, और कोई बिंदु है वाई, यहाँ पे वो पहुंच रही है ओ से वाई। तो वाई से यक्स के दूरी और वाई के सापेक्ष यक्स की दिशा, ये दूरी पूछ रही है। हमने आपको एक फार्मूला बताया था, पाइथागोरस प्रमेय था। इसके लिए क्या हो जाएगा, एक्स वाई का स्क्वायर बराबर
ओ एक्स का स्क्वायर और प्लस ओ वाई का स्क्वायर। अब ओ एक्स का स्क्वायर कितना दिया हुआ था 40, तो 40 का स्क्वायर करेंगे आप। तो ज़्यादातर अगर इसके जीरो के टर्म को हटा दिया जाए तो 4 और 3 का जो होता है पाइथागोरियन वो 5 होता है। ठीक है, आपको याद रखना होगा 4 3 का क्या होता है, ऐसे मिल जाते हैं। तो ये आएगा, इसका आंसर आएगा 50। और लेकिन 50 कहाँ पे, तो 50 की जो दिशा होगी किसके सापेक्ष, वाई के सापेक्ष एक्स की दिशा पूछ रहा है। तो वाई के लिए एक्स क्या है, वाई के लिए ये कौन सी दिशा है, उत्तर है और ये पश्चिम है। तो ये यहाँ पे एक्स का हो तो ये उत्तर भी है और क्या है, पश्चिम भी है। तो 50 मीटर उत्तर पश्चिम इसकी दिशा होगी। ठीक है, दिशा को आपको ध्यान रखना। अगर वाई के सापेक्ष पूछ रहा है तो वाई से देखना है। वाई के आप पहले खड़े हो जाइए, देखिए ये उत्तर की दिशा है क्योंकि ये यहाँ पे जा रहा है और यहाँ पहुँचने के बाद ये पश्चिम की दिशा मुड़ जा रहा है, तो इसलिए आपको ये देखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन फिर से देखिए, स्लाथ के बारे में ही क्वेश्चन पूछ रहा है। हमने आपसे स्लाथ के बारे में लगातार क्वेश्चंस की चर्चा की है, तो फिर से स्लाथ के बारे में ही क्वेश्चन पूछा। क्या पूछा कि स्लाथ लगभग 40 वर्ष तक जीते हैं और अपने जीवन काल में 50 वृक्षों पर घूमने की तकलीफ उठाते हैं। क्या कह रहे हैं, 50 वृक्षों पर घूमने की तकलीफ उठाते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, इतने ज़्यादा ये होते हैं, आलसी होते हैं कि एक डाल से दूसरे डाल पे भी जाने में इनको बहुत ज़्यादा समय लगता है। स्लाथ लगभग 10 वर्ष तक जीते हैं और अपने जीवन काल में 40 वृक्षों पर घूमने की तकलीफ करते हैं, नहीं, 10 वर्ष तक ये नहीं जीते हैं। स्लाथ लगभग 40 वर्ष तक जीते हैं और अपने जीवन काल में 8 वृक्षों पर घूमने की ये तकलीफ उठाते हैं। हाँ, ये तो सही हो सकता है, ये सही हो सकता है। क्यों, क्योंकि ये ज़्यादा से ज़्यादा 8 से 10 वृक्ष तक ही घूम पाते हैं, इससे ज़्यादा ये घूम ही नहीं पाते हैं। तो इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जंगलों के ज़्यादा काटने से निम्न में से क्या स्थितियां संभावित हैं। अगर जंगल को ज़्यादा काट दिया जाए तो कौन कौन सी स्थितियां संभावित हैं कि जो हो जाएंगी। आसपास की जगह ज़्यादा ठंडी हो जाएगी, ये कहना थोड़ा सा कठिन है लेकिन सही भी बात है। अगर जंगल नहीं रहेंगे, ऐसा नहीं है जैसे रेगिस्तान में तो आसपास ज़्यादा गर्मी होती है। और जो बर्फ़ का मरुस्थल होता है, हमारे यहाँ 2 मरुस्थल पाए जाते हैं, एक गर्म मरुस्थल पाया जाता है, एक ठंडा मरुस्थल पाया जाता है। तो जो गर्म मरुस्थल होते हैं वहाँ क्या होता है, वहाँ पे गर्मी ज़्यादा पड़ती है, जो ठंडा मरुस्थल होता है वहाँ पे ठंडी ज़्यादा पड़ती है। तो आसपास की जगह ज़्यादा ठंडी हो जाएगी, ये कहना सही भी है और नहीं भी। तो वर्षा जल का रिसाव कम होगा, हाँ, वर्षा जल का रिसाव तो कम होगा। ठीक है, बहता वर्षा जल मृदा को बहा ले जाएगा, ये 100% सही है कि बहता वर्षा जल मृदा को बहा ले जाएगा। भौम जल का स्तर बढ़ जाएगा, नहीं, भौम जल का स्तर घट जाएगा, क्योंकि हमने पहले ही देख रखा है कि जो पौधों की जड़ें होती हैं ये भौम जल के स्तर को रिचार्ज करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, इसलिए भौम जल के स्तर तो घट जाएगा। ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। जो इसका सही ऑप्शन होगा बी एंड सी होगा। तो बी एंड सी तो इसमें दिया नहीं है। हाँ, तो ये क्वेश्चन का जो ऑप्शन था वो इसमें मतलब नहीं दिया गया था। तो ये क्वेश्चन आप देख लीजिए, ऑप्शंस यही सही है, अगर मिल जाएगा तो आप सही मार लीजिएगा। वैसे ये क्वेश्चंस के ऑप्शन गलत दे रखे थे उसमें। अगला क्वेश्चन, कक्षा 5 की पाठ्य पुस्तक में छपे गोलकुंडा चित्र के मानचित्र में 110 मीटर, ये बहुत बार देखिए आप, लगातार हर पेपर में ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। आपको थोड़ा सा इसमें ध्यान रखना है, इसमें कुछ नहीं करना है। 1 सेंटीमीटर बराबर 110 मीटर, तो कह रहा है 15.4, 15.4 को आप सीधे सीधे 110 से गुणा कर दीजिए 15.4 को, और क्या आ जाएगा, इसको 54 मान लीजिए 10 से गुणा करने पे, तो 11 चौक 44, 11 पचे 55, 4 59 और 11 का नम 11 और 5 16, क्या आ जाएगा 1694 मीटर। ये क्या आ गया, मीटर में आ गया। लेकिन इसको अगर किलोमीटर में, तो किलोमीटर के लिए 1000 से भाग देना पड़ेगा। तो 1000 से अगर भाग देंगे तो 1 2 और 3 मतलब 1.694 किलोमीटर। ठीक है, 1.694 किलोमीटर। इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो सही हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। ठीक है, इसका ये थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, मिजोरम के निकटवर्ती प्रतिवेशी 3 राज्य, कह रहा है प्रतिवेशी 3 राज्य कौन कौन से। प्रतिवेशी मतलब आसपास के, इसके पड़ोसी राज्य। प्रतिवेशी का मतलब क्या होता है, पड़ोसी राज्य। ठीक है, पड़ोसी राज्य होंगे इसके प्रतिवेशी। ठीक है, तो कह रहा है कि मिजोरम के प्रतिवेशी पड़ोसी राज्य कौन कौन से होंगे। तो ये है मिजोरम, यहाँ पे आप देख लें ये मिजोरम है। ये मिजोरम के प्रतिवेशी कौन कौन से राज्य हैं, त्रिपुरा है, मणिपुर है और
आसाम है। कौन कौन से हैं? यहाँ पे त्रिपुरा है, यहाँ पे मणिपुर है और ये आसाम का भाग है, ये है मिजोरम। ठीक है, ये है मिजोरम। तो मणिपुर, त्रिपुरा और आसाम। हम थोड़ा सा राज्य की इस वस्तु स्थिति को याद रखेंगे जहाँ से क्वेश्चंस आप देखने लगातार आ रहे हैं। तो त्रिपुरा, असम और मणिपुर इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, त्रिपुरा, मणिपुर और असम इसका सही हो जाएगा आंसर। आगे बढ़ते हैं। भारत के किस राज्य या संघ शासित प्रदेश में पहाड़ों पर जंगलों के निवासियों की ग्राम सभा पंचायत एक विशेष सभा में लॉटरी निकालकर यह निश्चित करती है कि किस परिवार को उस साल खेती की कितनी जमीन मिलेगी? ये कहना यह चाहता है कि भारत का एक ऐसा राज्य या संघ शासित प्रदेश है जहाँ के पहाड़ों पर जो जंगलों के निवासी होते हैं वो ग्राम सभा पंचायत में एक लॉटरी निकालते हैं और उस लॉटरी की पद्धति के द्वारा बताया जाता है कि इस परिवार को इतनी जमीन इस बार मिलेगी, वो इतनी जमीन इस बार जोतेगा। ठीक है, तो वह कौन सा है? तो वो है मिजोरम। कौन सा है? मिजोरम। खास करके जो जनजाति समूह होते हैं जैसे मिजोरम हो गया, मेघालय, इन सब में जो खेती होती है खास करके जैसे झूम खेती होती है, परिवर्तनशील खेती होती है, तो ये बताया जाता है कि आज आपको इतनी ज़मीन मिलेगी, इस बार आपको इस पर इतनी ही खेती करनी है। ठीक है, तो कौन सा राज्य है? मिजोरम। ठीक है। माउंट एवरेस्ट नीचे दिए गए किस देश का भाग है? तो माउंट एवरेस्ट किस देश का भाग है? तो माउंट एवरेस्ट भाग है नेपाल का। किसका? नेपाल का। माउंट एवरेस्ट भारत का भाग नहीं, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। भारत की जो सबसे ऊंची चोटी हो ये केटू गार्डविन अस्टीन होती है। ठीक है, माउंट एवरेस्ट नेपाल और तिब्बत का भाग है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में उस परिवर्तन को पहचानें जिसे उत्क्रमित किया जा सकता है। उत्क्रमित का मतलब क्या होता है? उत्क्रम मतलब फिर से उसको क्रम में लाया जा सकता है। अगर कोई चीज़ को सीधा किया गया है तो फिर से इधर से भी देखने पे वो वही चीज़ पुनः प्राप्त हो जाएगी। जिस चीज़ में परिवर्तन किया गया था वही चीज़ उसमें पुनः प्राप्त हो जाएगी, उसे क्या कहते हैं? उत्क्रमित कहते हैं। ठीक है, तो इसमें कौन सा है जो उत्क्रमित किया जा सकता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस के परत बनना, नहीं, ये उत्क्रमित नहीं किया जा सकता है। मोम का घोल बनना, हाँ, मोम का घोल बनना, इसको उत्क्रमित किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि मोम को जब हम पिघलाते हैं तो फिर से ये क्या बनता है? पहले तो पिघल जाएगा, एक लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा, द्रव बन जाएगा, लेकिन फिर से ये क्या बनता है? मोम बनता है। इसलिए इसका जो सही आंसर होगा मोम का घोल बनना। ठीक है, आगे आगे क्वेश्चन क्या है? वृक्षों पेड़ों की जड़ों में पाए जाने वाले नीचे कुछ विशिष्ट लक्षणों पर विचार कीजिए। वृक्षों या पौधों की जो जड़ हैं उनमें पाए जाने कुछ विशिष्ट लक्षण। पौधों की जो जड़ है, वृक्ष की लटकती शाखा जैसे दिखाई देने वाली वास्तव में उसकी शाखा नहीं, जड़ें होती हैं। ठीक है, क्या? जैसे आप बरगद का पेड़ देखते हैं तो बरगद के पेड़ में कुछ शाखाएं ऐसे, ये पेड़ होता है इसमें बहुत सारी जड़ें ऐसे ऐसे लटकती रहती हैं, तो ये वास्तव में शाखा नहीं, ये जड़, लेकिन दिखती हैं शाखा की तरह के। ठीक है, आप लोगों ने बरगद का पेड़ देखा होगा तो उसमें इस तरीके की चीज़ें दिखती हैं। जड़ों की लंबाई वृक्ष की ऊंचाई की लगभग 30 गुनी होती हैं। ये ज़्यादातर रेगिस्तानी पौधों में होता है और सारे पौधों में नहीं कहा जा सकता है। ठीक है, जड़ों द्वारा वृक्ष को मजबूत खंभों की भांति सहारा देना, हाँ, जड़ जो है वृक्ष को मजबूत खंभों की भांति नहीं, लेकिन वेस उनका पूरी तरीके से सहारा देने का काम करती हैं। ठीक है, जड़ों द्वारा खाद्य सामग्री का भंडार करना, हाँ, जड़ जो है खाद्य सामग्री का भंडार करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जड़ खाद्य सामग्री का भंडार नहीं करते हैं। ठीक है, लटकती जड़ों का बढ़ते बढ़ते जमीन के अंदर चले जाना, हाँ, ये सही है कि लटकती जो जड़ है ये क्या नाम, बढ़ते बढ़ते जमीन के अंदर चली जाती हैं। जड़ों द्वारा वृक्ष को मजबूत खंभों की भांति सहारा देना, ये भी ऑप्शन इसका सही है। और वृक्ष की लटकती शाखा जैसी दिखाई देनी, वास्तव में उसकी शाखा नहीं, जड़ें होती हैं। ये ऑप्शन इसके सही है। इसके जो ऑप्शन सही है वो ए, सी और ई है। ठीक है, कौन से सही है? ए, सी और ई सही है। ठीक है, ये हमने आपसे कहा कि एक राजस्थानी में ही होते हैं, ऐसा नहीं है कि सारे वृक्षों में होते हैं, ये भी ऑप्शन गलत हो गया। और उसके बाद जड़ों की खाद्य सामग्री का भंडार करना, ज़्यादातर जो इनकी खाद्य सामग्री होती है आप जानते हैं कि क्लोरोफिल के कारण क्या होता है, ये अपना भोजन बनाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किसी विद्यार्थी द्वारा नीचे दिए गए कथन पर विचार कीजिए। कह रहे हैं कि कोई भी विद्यार्थी द्वारा नीचे दिए गए कथन पर आपको विचार करना है। क्या है कि मैं जिस जगह से आई हूँ वह एक पहाड़ी इलाका है। कैसा इलाका है? पहाड़ी इलाका है। हमारे यहाँ बहुत बारिश होती है, क्या होती है? बहुत बर्फ़ भी पड़ती है।
और जब ठंड अधिक होती है तो हमें धूप में बैठना अच्छा लगता है। हमारे घर पत्थर तथा लकड़ी से बनते हैं। पत्थर और लकड़ी से घर ज़्यादातर कहाँ बनते हैं? जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के एरिया में पत्थर के घर बनाए जाते हैं। ठीक है, तिनसुकिया असम तो हो नहीं सकता है। ठीक है, असम में बारिश तो बहुत ज़्यादा होती है लेकिन बर्फ़ नहीं पड़ती है। चेन्नई तमिलनाडु में कुछ नहीं होता है, यहाँ ये हो नहीं सकता। मनाली हिमाचल प्रदेश, हाँ मनाली का हिमाचल प्रदेश का मनाली ऐसी जगह है जहाँ पे बारिश भी बहुत होती है और बर्फ़ भी पड़ती है। और यहाँ पे जो घर बनाए जाते हैं वो किसके बनाए जाते हैं? वो पत्थर के बनाए जाते हैं। पत्थर के घर कहाँ कहाँ बनाए जाते हैं? जम्मू एंड कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में आपको पत्थर के घर मिल जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि आपकी मित्र कमज़ोर दांत और हड्डियों के कारण अस्वस्थ रहती हैं। क्या आपके मित्र जो हैं उनके कमज़ोर दांत हैं और हड्डियां अस्वस्थ हैं, उनके उबरने के लिए निम्न कौन सी विकल्प सर्वोत्तम है? तो दांत और हड्डियां कमज़ोर हैं तो दांत के लिए क्या चाहिए? कैल्शियम चाहिए। क्या चाहिए? कैल्शियम चाहिए। और कैल्शियम कहाँ मिलेगा? कैल्शियम मिलता है दूध में। कैल्शियम कहाँ मिलता है? दूध में। तो उनको चाहिए दूध। इसमें भी दूध नहीं है, इसमें भी दूध नहीं है, हाँ इसमें दूध है। ठीक है, इसमें दूध है। दूध के साथ सब्जी हो, पालक हो, फल हो, लेकिन कैल्शियम के लिए सबसे जो जरूरी पार्ट है वो क्या है? दूध। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो तीसरा नंबर से हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मधुमक्खी के छत्ते के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। ये सारे एनसीईआरटी के टॉपिक्स हैं, आपको हम कराएंगे तो उसमें आप देखेंगे कि वो वहीं से ही क्वेश्चंस को उठा लिया गया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन करते हैं। प्रत्येक छत्ते में बहुत सी रानी मक्खियां होती हैं जो अंडे देती हैं। क्या कह रहा है कि बहुत सारी रानी मक्खियां होती हैं और जो अंडे देती हैं। तो बहुत सारी रानी मक्खियां तो नहीं होती हैं, केवल एक ही रानी मक्खी होती है जो केवल अंडे देती है और बाकी कोई अंडा नहीं देता, इसलिए ये ऑप्शन से गलत हो गया। प्रत्येक छत्ते में कुछ ही नर मक्खियां होती हैं, हाँ नर मक्खियां कुछ होती हैं। छत्ते में बहुत सारे काम करने वाली मक्खियां भी होती हैं जो शहद के लिए फूलों का रस एकत्र करती हैं, ये भी सही है, ये हमने आपको बताया था। यदि काम करने वाली मक्खियां ना हो तो छत्ता और शहद नहीं बन सकती। ये कह रहे हैं अगर काम करने वाली मक्खियां हो ही ना तो छत्ता और शहद नहीं बन सकते। सीधी सी बात है, अगर काम करने वाला ही व्यक्ति नहीं होगा तो छत्ता और शहद कैसे बनेगा? नर मक्खी छत्ते के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि ये रस वाले फूलों को खोजने में सहायता करते हैं, ये भी सही है। इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा बी, सी, डी और ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो बी, सी, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बेसिकली होता क्या है कि केवल नर मक्खी की महत्वपूर्णता केवल उसके रस खोजने में नहीं होती, बाकी और सारी चीज़ें हैं, लेकिन जो इसका ऑप्शन एप्रोप्रिएट ऑप्शन होगा बी, सी, डी और ई होना चाहिए था, लेकिन आयोग ने इसको बी, सी, डी माना हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। नीचे दी गई उस विशेषता को चुनिए जो नीचे दिए सभी जानवरों में पाई जाती है। कौन सी विशेषता है जो सभी जानवरों में पाई जाती है? तो विशेषता है शरीर के सल्कों का ढका होना। अच्छा, कछुआ शरीर के सल्क से ढका होता है, अजगर नहीं ढका होता है, बाज पक्षी है, छिपकली है, ये कैसे होगा? शहद की मक्खी है, ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता, ये गलत हो गया। भूमि पर तथा जल दोनों में रह सकते हैं, नहीं रह सकते हैं। अजगर, बाज, छिपकली, शहद की मक्खी कहाँ से जल में रह पाएगी? अंडे देना, हाँ अंडे देना हो सकता है, इन दोनों का लक्षण हो तो अंडे देना सही हो सकता है। जहरीला होना, जहरीला इसमें से हमें नहीं लगता कोई है, तो जो आज का ऑप्शन हो जाएगा वो केवल सी ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? केवल सी ऑप्शन होना कि इनमें क्या समानता है, केवल ये अंडे देते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन। केचुए के बारे में नीचे दिए गए एक कथनों पर विचार करना है। केचुए के बारे में, ये जमीन में छेद बनाते रहते हैं जिससे जमीन पोली हो जाती है। ये कहना है कि ये जो केचुए होते हैं ये जमीन में क्या बनाते हैं? छेद बनाते रहते हैं जिससे जमीन क्या हो जाती है? पोली हो जाती है। क्या हो जाती है? पोली हो जाती है। ठीक है, ये बात चलिए सही है। ये मृत पत्तियों और पौधों को खाते हैं और उनके मल से मृदा उपजाऊ बनती है, ये भी बात सही है।
केचुए को क्या कहा जाता है? किसान का मित्र कहा जाता है। ये मृत पत्तियों के पौधे को खाते हैं और उससे के मल से क्या होता है? मृदा उपजाऊ हो जाती है। ये अपशिष्टों को कंपोस्ट में परिवर्तित कर देते हैं, ये भी सही है, यही तो अपशिष्ट हैं। कौन? मृत पत्तियां और पौधे, ठीक है। ये जिस कंपोस्ट को बनाते हैं वह फैक्ट्री में बने उर्वरक से महंगी होती है, ये कोई बात नहीं है, कोई उर्वरक से महंगी नहीं होती है। रसायनों पीड़कनाशियों का छिड़काव केंचुओं को प्रभावित नहीं करता, बिल्कुल प्रभावित करता है। ये दोनों ऑप्शन गलत हो गए। इसके जो सही ऑप्शन हुए ए, बी और सी, ठीक है। कौन से ऑप्शन सही हुए? ए, बी और सी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्षेत्रों क्वेश्चन कहता है कि प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की बाल केंद्रित प्रकृति किसके कारण है? भाई प्राथमिक स्तर है, उस पर हम पर्यावरण को अध्ययन करना चाहें तो बाल केंद्रित अध्ययन कराएंगे। उसकी प्रकृति कैसे हो सकती है? गतिविधि आधारित शिक्षा, हाँ बिल्कुल गतिविधि आधारित शिक्षा होगी। गतिविधि आधारित शिक्षक मतलब बच्चों को दिखाकर, बताकर, समझाकर बात किया जाएगा। रटना किसी भी एंगल से कहीं किसी भी शिक्षण का भाग नहीं हो सकता। पाठ्य पुस्तक आधारित शिक्षा कभी नहीं हो सकती। शिक्षक हमेशा बाल केंद्रित होगी। कैसे होगी? बाल केंद्रित होगी, ठीक है। हम हमेशा समावेशी शिक्षा की बात करेंगे, इसके बारे में हमेशा ध्यान रखना है। सीखने के लिए स्कूल, घर और समुदाय की भागीदारी, बिल्कुल ये भी सही हो जाएगा। तो इसका ए और डी ऑप्शन सही होगा। ए और डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि क्वेश्चन प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य क्या है? भाई प्राथमिक स्तर पर 1 से कक्षा 5 तक के बच्चों में पर्यावरण का अध्ययन कराने का उद्देश्य क्या हो सकता है? बच्चों को अपने स्वयं के सीखने पर प्रतिबिंबित करने के लिए प्रोत्साहित करना, बिल्कुल सही है। वो अपने आप से क्या सीख सकते हैं उसके लिए उनको प्रोत्साहित किया जाए, यही इसलिए पर्यावरण अध्ययन। पर्यावरण क्या है भाई? सामाजिक जीवन में जो भी चीज़ें हो रही हैं, जो व्यवहारिक है, उनको उसके बारे में भाषा के माध्यम से या किसी भी माध्यम से उनको सिखाने की बात होती है, यही पर्यावरण का स्तर है। और प्राथमिक स्तर पर यही पर्यावरण अध्ययन है। तो वो सीखेंगे नहीं, चीज़ों को देखेंगे तभी तो सीख पाएंगे। बच्चों को पर्यावरणीय समस्याओं को हल करने में सक्षम बनाना, बिल्कुल बच्चों को सक्षम बनाना जाता है कि देखिए कैसे, अगर जल का संग्रहण करना है, वर्षा जल का, तो कैसे किया जाता है, तो बच्चे इसको देखकर ही ना सीख पाएंगे। बच्चों को नए ज्ञान का सृजन करने के लिए संलग्न करना, ये भी सही है। बच्चों को नए ज्ञान का सृजन के लिए संलग्न आप कर रहे हैं कि वो नई नई चीज़ों को सीख सकें, इनका उद्देश्य है। तो बच्चों को ज्ञान के एक निश्चित निकाय के प्राप्तकर्ता के रूप में व्यवहार करना नहीं, ज्ञान के एक निश्चित निकाय की बात नहीं करता है कि आप इसी ज्ञान को प्राप्त कर लिया और कोई ज्ञान नहीं, निश्चित निकाय की बात नहीं करता है। तो इसलिए जो समावेशी शिक्षा बात करता है वो हमेशा सारे ज्ञान के बात में, कोई निश्चितता की बात नहीं करता है, ठीक है। तो इन सारे शब्द को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। जैसे निश्चित हो गया, किसी एक केंद्रित हो गया, बाल केंद्रित ना हो करके शिक्षक केंद्रित हो गया, या पाठ्य पुस्तक केंद्रित हो गया। तो इन सारे शब्दों से आपको बिल्कुल याद रखना है। जब आपको एनसीईआरटी कराया जाएगा तो उसमें बताएंगे कि इन सारे शब्दों पर आपको बिल्कुल ध्यान देना, और जहाँ पे भी ऑप्शन में आपको दिख मात्र जाए उसको आपको काट देना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा ए, बी और सी सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? वही प्राथमिक स्तर पार्यावरण के अध्ययन के संबंध बात करते हैं। पर्यावरण अध्ययन विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा की अवधारणाओं और मुद्दों को एकीकृत करता है। क्या कहता है कि जो पर्यावरण अध्ययन है ये विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा की जो अवधारणाएं हैं इनके मुद्दों को एकीकृत करता है। हाँ, ये बातें सही हैं कि जो पर्यावरण अध्ययन है वो विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, पर्यावरण शिक्षा, हमने आपसे बताया था, ये सामाजिक विज्ञान और इसकी बात करता है, ठीक है। रचनात्मक विकास की बात शिक्षण अधिगम पद्धति का उपयोग करता है। ईवीएस पाठ्य पुस्तकें सीखने नहीं, पाठ्य पुस्तकें या शिक्षण आधारित, मैंने आपसे कहा था शिक्षण आधारित नहीं, बाल केंद्रित शिक्षा की बात करते हैं। समाज शिक्षा पाठ्य पुस्तक आधारित नहीं, बाल केंद्रित, हमेशा सीखने की बात करता है, लर्निंग प्रोसेस की बात करता है कि बच्चा क्या सीखेगा, कैसे देख कर सीखेगा, अवलोकन शिक्षण की बात करता है। तो आपको ये चीज़ों को ध्यान रखना है। इसलिए 3 ऑप्शन अपने आप कट गए, बचे कौन? यही सही हो गया, ठीक है। बहुत आसान से क्वेश्चंस आते हैं, उसमें कोई बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। आप चीज़ों को पढ़िए, आप पूरी तरीके से मेच्योरिटी से इस चीज़ को समझिए कि छोटा बच्चा है, छोटा बच्चा कैसे सीख सकता है, उसके सीखने की प्रवृत्ति क्या हो सकती है।
तो आप बिल्कुल इस चीज़ को, इस सारे क्वेश्चंस को, जितने भी इसके सीडीपी के पैटर्न होते हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं, या ईवीएस के आप शिक्षण पद्धति के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं, वो सारे क्वेश्चन आप बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा उसमें आपको पढ़ने की आवश्यकता है नहीं। कहता है प्राथमिक स्तर पर ईवीएस सीखने के लिए चुनौती है। क्या चुनौती है भाई? रटना, हाँ रटना सीखना बिल्कुल चुनौती है। रटना सीखना नहीं, रटना सिखाना कोई चुनौती नहीं है, ठीक है। सम्मानित आधारित सीखने का स्तर, ये भी सम्मित आधारित सीखने का स्तर नहीं है। अवधारणाओं का विवरण, ये भी कोई सीखने के। बच्चों के लिए ज्ञान का निर्माण करने का अवसर देना, ये चुनौती है भाई। बच्चों के लिए ज्ञान के निर्माण के लिए जो अवसर दिया जाता है, ये ईवीएस सिखाने के लिए एक चुनौती होती है। रटना सिखाना या ये सब चीज़ें एक समावेशी शिक्षा में नहीं हो पाती, इसलिए आपको इसमें ध्यान रखना कि ये सारी चीज़ें नहीं होगी। तो इसका जो ऑप्शन सी हो जाएगा वो चौथा हो जाएगा। आपको बार बार देख रही हैं वही सारी चीज़ें आ रही हैं कि रटना सिखाना, सम्मानित आधारित सीखना, अवधारणाओं का विवरण, ये सारी चीज़ें। भाई अवधारणाओं का विवरण वो कैसे दे सकता है? कौन सी अवधारणा है वो बना सकता? छोटा सा बच्चा है, जो आप उसको दिखा देंगे, जो बता देंगे, वो उसी चीज़ को समझ जाएगा। उसमें कौन सी अवधारणा है? कोई अवधारणा ही नहीं बना पाएगा। तो ये सारी चीज़ें गलत हो जाती हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बच्चों के लिए ईवीएस कक्षा में अधिकतम क्या होना चाहिए? बच्चों के लिए ईवीएस कक्षा में अधिकतम क्या होना चाहिए? ये कह रहा है क्या होना चाहिए। तो वाद विवाद का प्रावधान हो। हाँ, वाद विवाद का प्रावधान होगा तो बच्चे इससे सीखते हैं कि वाद विवाद के प्रावधान मतलब लड़ाई झगड़े की बात नहीं कर रहा। वाद विवाद का प्रावधान का मतलब होता है कि जैसे अंताक्षरी के प्रोग्राम होते हैं, कुछ ऐसे प्रोग्राम होते हैं जिससे बच्चे एक दूसरे को देख करके सीखें। अनुभवात्मक सीखना, अनुभव से सिखाया जाता है। कैसे कैसे अनुभव से सिखाया जाता है? मतलब उनको कहीं जू में ले जाया जाता है, कोई भी गार्डन में लेके जाया जाता है, वहाँ पे दिखाया जाता है कि ये देखिए ये क्या है, ये शेर है, भालू है, या सड़क चलते हुए गाड़ी है, इसकी बत्ती लाल है, क्या, ये सारी चीज़ें अनुभव से सिखाने की बात करता है, ठीक है। कहानियाँ के माध्यम से बच्चों को लगातार, आप छोटे बच्चों की बुक को देखेंगे तो उसमें कहानियों का एक पूरा चैप्टर ही होता है, मतलब बुक ही होती है, तो कहानियों से ही सिखाया जाता है। तथ्य और सूचनाएं, तथ्य और सूचनाओं से बच्चों का कोई मतलब नहीं होता। तथ्य और सूचनाएं भले कक्षाओं की बातें होती हैं। हम ज़्यादातर असल में हमारे दिमाग में यही घूमता रहता है कि अब तो, लेकिन अगर आप थोड़ा सा बांटिए 1 से 5 तक और 6 से 8 तक के बीच में बांटने की कोशिश करिए, तो जो तथ्य होता है, सूचनाएं होती हैं, सिद्धांत होते हैं, ये सब ऊपर की बातें हैं, मतलब 6 के बाद की बातें हैं। तो आपको इन सब चीज़ों से बचना है। तो इसका जो ऑप्शन सी हो जाएगा ए, बी और सी से हो जाएगा इसका तीसरा ऑप्शन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्राथमिक स्तर पर ईवीएस के पाठ्यचर्या में उपविषय है। कह रहा है कि प्राथमिक स्तर पर ईवीएस के पाठ्यचर्या में उपविषय क्या है? परिवार और दोस्त कोई उपविषय नहीं है, ठीक है, इसकी कोई बात नहीं करता है। आश्रय की कोई बात नहीं करता है। पौधे, हाँ पौधे की बात करता है। हमने आपसे पहले कहा था कि पर्यावरण में क्या बात करता है? पौधे की बात करता है कि ये कौन सा पौधा है, ये देखिए पेड़ है, वो सब एक उपविषय के रूप में ये कार्य करता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ईवीएस की सार्थक सीख दी जा सकती है। ईवीएस की कैसी सार्थक सीख दी जा सकती है? ईवीएस सामग्री को विषयगत रूप में आयोजित करके। सही है भाई, अगर ईवीएस सामग्री को हम विषयगत रूप में आयोजित कर देंगे तो बच्चा और अच्छे से सीख पाएगा। वास्तविक संवाद और वृत्तांत के द्वारा, हमने आपसे पहले कहा था संवाद के द्वारा आप किसी भी ईवीएस में किसी भी टॉपिक को अच्छे से समझा सकते हैं। प्रयोगों के द्वारा आप प्रयोग करा करके बच्चों को बता करके या उसके अनुसार क्रियाविधि करा करके आप सिखा सकते हैं। विद्यार्थियों द्वारा दिए गए उत्तरों का मौखिक मूल्यांकन, मौखिक मूल्यांकन की बात नहीं होती है। मौखिक मूल्यांकन या मौखिक चीज़ें जैसे प्रश्नोत्तर हमारे यहाँ कब से स्टार्ट होता है? लगभग ज़्यादातर क्लास 6 से स्टार्ट होता है। आप प्रश्न देते हैं, बच्चा उसका उत्तर लिखता है। तो ये जो है एक अच्छा की चीज़ें हैं। तो हम ईवीएस के द्वारा अगर प्राथमिक स्तर पर सिखाने की बात करते हैं तो इसका जो ऑप्शन सी हो जाएगा वो ए, बी और सी हो जाएगा। सही, ठीक है, दिया, हाँ ए, बी और सी ऑप्शन दे रखा है। आगे बढ़ते हैं। ईवीएस के संबंध में प्रासंगिकता का मतलब, भाई क्या प्रासंगिकता है, इसका क्या मतलब होता है? ईवीएस को सरल से जटिल तक सीखना नहीं, ईवीएस को कभी भी सरल से जटिल तक सिखाने की बात नहीं होती है। ज्ञात से अज्ञात की ओर ये भी बात नहीं होती है। उदाहरणों के माध्यम से ईवीएस को सिखाना, ये भी बात नहीं होती है। उदाहरणों के माध्यम से ईवीएस को सिखाया जा सकता है लेकिन
ये भी बात नहीं होती है। ईवीएस सामग्री को वास्तविक जीवन की स्थितियों, विद्यार्थियों के तत्काल वातावरण से जोड़कर सिखाना। हाँ, ये इसका एप्रोप्रिएट आंसर, मतलब एकदम सही सटीक आंसर हो सकता है। भाई आप उदाहरणों के माध्यम से सिखा देते हैं कि ये बेटा ये कोई चीज़ आप सिद्धांत बता दिए, उसको उदाहरण बता दिए, तो बच्चा उस चीज़ को, हो सकता है छोटा स्टैंडर्ड का बच्चा है तो उस चीज़ को उदाहरण के माध्यम से न सीख पाए, या उसका जो ज्ञान है वो उस परिकल्पना तक न पहुंच पाए। लेकिन अगर उसको हम वास्तविक जीवन की स्थितियों से समझा देंगे, जैसे तुम सुबह उठते हो तो नहाते हो, स्नान करते हो, स्नान किससे करते हो, जल से करते हो, तो जल का संरक्षण करना चाहिए, पानी कहाँ से आएगा, तो ये सारी चीज़ों के माध्यम से हम बच्चों को सिखा सकते हैं। तो इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो चौथा हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि भोजन विषय के मुद्दे विद्यार्थियों के लिए सार्थक और प्रमाणित हो सकते हैं यदि मुद्दों के इर्द गिर्द समूह कार्य और चर्चाएं आयोजित की जाएं। हाँ बिल्कुल, अगर उन मुद्दों के इर्द गिर्द समूह कार्य और चर्चाएं अगर आयोजित की जाए तो ये सार्थक प्रमाणित हो सकते हैं। आगे भी देख लेते हैं। प्रश्नोत्तरी आयोजित की जाए, कोई प्रश्नोत्तरी नहीं होगा। शिक्षकों द्वारा प्रदर्शन किया जाए, कोई प्रदर्शन नहीं होगा। पाठ्य पुस्तक के संसाधन नहीं, शिक्षक, पाठ्य पुस्तक, प्रश्नोत्तरी। हमने आपसे कहा ये सारे ऑप्शन आपको हमेशा गलत कर देने हैं, तो कौन सा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा? ये ऑप्शन। आपको बाल केंद्रित शिक्षा की बात करना है, बच्चा क्या करता है, बच्चा कैसे क्रिया करता है, आपको बच्चे को सिखाना है, तो बच्चे की क्रियाविधि को देखना है, तो बाल केंद्रित शिक्षा में इस तरीके के ध्यान देना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। ईवीएस सिखाने के लिए कौन सबसे अच्छा संसाधन हो सकता है? क्षेत्र भ्रमण का आयोजन, इससे अच्छा संसाधन नहीं हो सकता। छोटा बच्चा है, उसको आप घुमाएंगे टहलाएंगे तो बढ़िया से सीखेगा। स्कूल, पुस्तकालय, फेसबुक, इन सब के माध्यम से बच्चा नहीं सीख सकता है। ठीक है, 86 क्वेश्चन। जल थीम में संबंधित मुद्दों को प्रभावी ढंग से सीखा जा सकता है। जल थीम में जो संबंधित मुद्दों को प्रभावी ढंग से सीखा जा सकता है यदि रोल प्ले आयोजित किए जाते हैं। बिल्कुल सही, अगर रोल प्ले आयोजित किए जाते तो इसके जल थीम को बहुत अच्छे से सीखा जा सकता है। बच्चों के बीच वास्तविक संवाद को प्रोत्साहित करके, हमने आपसे कहा संवाद कराया जाएगा। संरक्षित क्षेत्र भ्रमण आयोजित की जाएगी, बिल्कुल बच्चा है उसको ले जा करके दिखाया जाएगा कि ये देखो ये तालाब है, इसका पानी गंदा है, कहाँ से पानी आता है, कैसे रिचार्ज होता है, ये सारी चीज़ें। बच्चों को निबंध उबंध लिखने की बात बच्चों में नहीं आती है, ये क्लास 6 की स्टैंडर्ड की बात है, तो इसका ऑप्शन से हो जाएगा ए, बी और सी से हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ईवीएस पाठ्य पुस्तकों में ईवीएस सीखने के लिए वास्तविक घटनाएं होती हैं। क्या होती हैं? क्योंकि ईवीएस पाठ्य पुस्तक जो भी है उसमें ईवीएस सीखने के लिए वास्तविक घटनाएं होती हैं, क्योंकि वे सीखने में समृद्ध स्रोत हैं। क्या कह रहा है? वो सीखने में समृद्ध स्रोत हैं। ये सही है, सीखने में समृद्ध स्रोत है, कोई बात नहीं। वे बच्चों के लिए प्रासंगिक वातावरण प्रदान करते हैं। ठीक है, वे पहले की परिचित घटनाओं को फिर से देखने का अवसर प्रदान करते हैं। ये कहना थोड़ा सा उचित है, नहीं है। शिक्षक आसानी से ईवीएस के विषयों के आसपास शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का संचालन कर सकते हैं। तो इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो सही हो जाएगा ए, बी और सी। ठीक है, ए, बी और सी ऑप्शन सही हो जाएगा। सीखने में सुधार का पर आकलन का बिंदु है। सीखने में सुधार पर आकलन का बिंदु है। सीखने के लिए आकलन, यही इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। क्यों? सीखने के लिए आकलन, सीखने का आकलन नहीं, सीखने के लिए आकलन। ये मतलब नहीं होता है कि आप आकलन करिए कि उस बच्चे को सीख रहा है उसके आकलन को देखें, ये बड़े स्टैंडर्ड की बात होती है। लेकिन अगर सीखने के लिए ही आकलन की बात होगी तो सीखने में सुधार पर आकलन का बिंदु हो जाएगा। मतलब जो भी वो सीख रहा है उसमें वो जो सुधार करना है उसकी बात करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। ईवीएस में सहपाठी आकलन है। ईवीएस में सहपाठी आकलन है, क्या है? सीखने के रूप में आकलन, अभी हमने कहा सीखने के रूप में आकलन होगा, ये सही हो जाएगा। सीखने के बारे में आकलन नहीं होता है, सीखने के परिणामों का आकलन नहीं होता है, सीखने का आकलन नहीं होता है, तो सीखने के रूप में आकलन होता है। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन इस सेशन का। ईवीएस शिक्षक एक आकलन उपकरण का उपयोग करता है जो न केवल सबसे अच्छा बल्कि उस समय के बच्चे के सभी प्रकार के कार्य या गतिविधियों को एकत्र करता है। शिक्षक उपयोग कर रहा है, शिक्षक किसका उपयोग कर रहा है? रूब्रिक का नहीं, रूब्रिक का कोई उपयोग नहीं कर रहा है। पोर्टफोलियो, हाँ पोर्टफोलियो का उपयोग
कर रहा है। ईवीएस शिक्षक का आकलन करने के लिए किसका उपयोग कर रहा है? पोर्टफोलियो का। ठीक है, उपख्यान रिकॉर्ड नहीं, परीक्षण पत्रक नहीं, किसका उपयोग कर रहा है? पोर्टफोलियो का। ठीक है, तो आज का सेशन कंप्लीट हुआ। हाँ, आपको जो भी एनसीईआरटी के नोट्स हैं वो मिल जाएंगे। एनसीईआरटी को आप जरूर देखिएगा। एनसीईआरटी के सेक्शंस कर लेने के बाद आपके 30 में 30 मार्क्स, 30 आउट ऑफ 100 30 में आपको मिल जाएंगे। ठीक है, अगर आपको इसके कंटेंट अच्छे लगे हों, वीडियो अच्छा लगता हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाली अपडेट आपको मिलती रहे। धन्यवाद।